रिवीजन करेंगे, हम टॉपिक भी साथ में रहेंगे और जो सवाल इससे इंपॉर्टेंट जीके बॉस में बनते हैं वो भी साथ में होंगे। अच्छा, जो टॉपिक 1 लिख रखा है मैंने वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सो मोल के बारे में कौन कौन सी बात आपको पता है? पहली इंपॉर्टेंट बात, दैट मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ये सब लोगों को पता है। सो मोल इज एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ठीक है, जितनी भी तरह के बेसिक ऐसा यूनिट होते हैं उनमें से एक ऐसा यूनिट आपका मोल भी होगा। ठीक है, अब मोल को कैसे डिफाइन करेंगे? सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। मोल कुछ नहीं होगा, मोल अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को मेजर करने का एक तरीका होगा। सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस which contain exactly the same number of particles, exactly the same number of particles as there are in 12 gram of carbon 12 isotope, carbon 12 isotope। ठीक है, एक मोल का मतलब कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, मैं मोटे मोटे पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, कितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस? सर उतना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जो प्रेजेंट होगा, या उतना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जिसमें पार्टिकल होंगे बिल्कुल किसके बराबर? जितने पार्टिकल आपको देखने को मिलेंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में। जब आप 12 ग्राम लेंगे कार्बन 12 आइसोटोप का, उसमें जितने पार्टिकल मिलेंगे, वो जो नंबर आपको मिलेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो आपको एक मोल का क्वांटिटी बता देगा। ठीक है, सो ये किसके बराबर होंगे? मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। सो मैं लिखूँ, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर आएंगे एक मोल में? सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल विल बी इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल मास को कार्बन के एक एटम के मास से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 12 ग्राम अपॉन मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 12 अपॉन एक एटम का मास कार्बन का 1.99 इंटू 10⁻⁻23। जब इसको मैं डिवाइड कर लूँगा, दिस कम्स आउट टू बी 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, सो इतने पार्टिकल आपको देखने को मिल जाते हैं एक मोल में। एक मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट? एंड दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोज नंबर। सो ये बात मैं साथ में लिख लेता हूँ, एग्जाम में पहले भी ये सवाल आया है, आपको पूछ लेता है कि बताइए एवोगैड्रोज नंबर क्या होगा? एवोगैड्रोज नंबर। सो एवोगैड्रोज नंबर का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सबस्टेंस। सो एवोगैड्रोज नंबर का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट in 1 mole of any substance, 1 mole of any substance। ठीक है, किसी भी सबस्टेंस का 1 मोल होगा, उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसका एवोगैड्रो नंबर पढ़ा जाता है, और वो कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर। सो दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोज नंबर। NA से भी इसको हम लिख लेते हैं, इसको एवोगैड्रोज नंबर पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो ये मोल का स्टेटमेंट एग्जाम में आता है, बहुत बार आया, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में सवाल बनता है। अच्छा, उसके बाद इसी मोल से रिलेट करके आपको मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पूछ लेता है कि बताइए मास के टर्म्स में मोल क्या होगा और वॉल्यूम के टर्म्स में मोल क्या होगा। ठीक है, सो ये बात भी मैं आपको लिख देता हूँ। सो मैं लिख लेता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम। सो मोल इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम के टर्म्स में मोल को आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, सो दोनों चीज़ें अलग अलग लिख लेंगे हम। सो इस साइड लिख लूँगा मैं, मोल इन टर्म्स ऑफ मास विल बी इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, आपको डेफिनेशन क्लास में ऑलरेडी लिखवाया गया है। सो दैट विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दिस मोल विल बी इक्वल टू given volume upon volume at STP, given volume upon molar volume, given volume upon molar volume, that is equal to given volume upon molar volume
इज़ 22.4 लीटर्स या नई एनसीईआरटी के हिसाब से 22.7 लीटर्स। सो दिस इज़ मोल इन टर्म्स ऑफ मास एंड दिस इज़ मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और इसमें अगर एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो आप एग्जाम्पल्स भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोल देखने के बाद आपको नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना आना चाहिए। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मैं लिख लेता हूँ रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मोल। इन तीनों का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन क्या क्या बन सकता है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो नंबर 1 करके लिख लेता हूँ मैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू, अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। सो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, मोल इंटू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अच्छा, इसी को मैं अगर एक्सटेंड कर दूँ तो फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, मोल किसके बराबर चल रहा था, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, अब मोल निकालने के ये फॉर्मूले दो हैं, मास के टर्म्स में और वॉल्यूम के टर्म्स में। और आप चाहो तो कहीं से ये जो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर कर दिया जाए तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो सकता है, और मैं इन दोनों से कॉमन रिलेशन बना सकता हूँ। वो क्या बन जाता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। लेकिन वो जब इस तरीके से इस पर सवाल बने तो आप बना सकते हैं। तो अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। बस इतना सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस पर बहुत सारे टाइप्स के सवाल घुमाए जा सकते हैं। यहाँ से मॉलिक्यूल पूछ लिया तो आपको सिंपली गिवन मास बाय मोलर मास पुट करना है, या अगर मोल दिया है तो पुट करना है, मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से। लेकिन मान लीजिए अगर मॉलिक्यूल नहीं दे रखा और आपको मॉलिक्यूल दे रखा है और आपको गिवन मास पूछा है, तो आप सिंपली मॉलिक्यूल पुट कर लीजिए, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एवोगैड्रो से डिवाइड कर दीजिए, गिवन मास मिल जाएगा। कुल मिला के इस फॉर्मूला से दो चीज़ें आप निकाल सकते हैं, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और दूसरा मास। मॉलिक्यूल अगर दिया गया हो तो उस मॉलिक्यूल का मास भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर सेकंड, कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला एलिमेंट के केस में, कि अगर कोई एलिमेंटल स्पीशीज रखा है तो एलिमेंट के केस में नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का होगा, दैट इज मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, Na इनटू मोल, ठीक है। लेकिन अगर यही वाली चीज़ आप पुट कर लें मॉलिक्यूल में, तो फिर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा एटॉमिसिटी। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल में दिए गए एटम्स कितने हैं, पर्टिकुलर एटम्स जिनकी आप बात कर रहे हो। सो एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, फिर एवोगैड्रो से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर से अब इनसे आपको क्या क्या चीज़ें पता करनी है, ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपको मान लीजिए नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ एटम देने के बाद आपको गिवन मास पूछ ले, तो आपको पता है फॉर्मूला ये है। कुल मिला के सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं मोटे मोटे। एक फॉर्मूला क्या चल रहा है, मोल निकालने का, दैट इज मोल इन टर्म्स ऑफ मास बराबर गिवन मास बाय मोलर मास। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या चल रहा है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, ये देख लिए दो। अच्छा, उसके बाद मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला चल रहा है मोल इंटू एवोगैड्रो, और मोल मेरे को पहले ही पता है, या तो गिवन मास बाय मोलर मास या तो गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, इन दोनों तरीकों से निकाल सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला, सर अगर एलिमेंट दे रखा है तो फिर तो सिंपली जैसा चल रहा था मॉलिक्यूल का वैसे ही मोल इंटू एवोगैड्रो सेम। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में फाइंड आउट करने को बोल दे तो फिर एक एडिशनल पॉइंट एटॉमिसिटी, कि कितने पर्टिकुलर एटम उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे जिनकी आप बात कर रहे हो, बस वो पुट कर देना है, ठीक है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक सवाल क्या है, PYQ में किस तरीके से सवाल बनते हैं वो हम देखेंगे, और किस तरह से सवाल इससे बनाए गए हैं वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। देखिएगा 1 बाय 1 सवाल क्या है। पहला सवाल, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। आपको मास निकालना है एक एटम ऑफ कार्बन का। अच्छा, जैसे आपने एक एटम सुना, इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं आपको नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। अब देखिएगा, फॉर्मूला मैंने आपको अभी सिखाया, तो आप कैसे करेंगे। सो वी नो दैट नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, किसके बराबर था, मैंने अभी ऊपर सिखा दिया। नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो मैं क्या पुट करूंगा, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल। अच्छा, मोल किसके बराबर, गिवन मास बाई मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर, Na लिख दूं मैं, उसका वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 चल रहा है, ओके। अच्छा, उसके बाद अपने को करना क्या है, अपने को निकालना है मास, और देख रहे हैं आप एक एटम दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ एटम कितना आ गया 1, तो मैंने पुट कर दिया नंबर ऑफ एटम की जगह पे 1 कर दिया पुट, इज इक्वल टू गिवन मास, सर यही तो निकालना है, डिवाइडेड बाय मोलर। मोलर किसका, कार्बन का, कितना होता है पता है मेरे को, 12 होता है, ठीक है। कार्बन का मास कितना,
मोलर मास कितना 12 ग्राम पर मोल, तो मैं कितना पुट कर दूंगा यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाई Na की जगह पे कितना पुट कर दूंगा 6.022 इंटू 10⁻23, इतना ही आ जाएगा। ये पुट कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, इसको पुट करने के बाद बताइए यहाँ से गिवन मास कितना हो जाएगा सर, गिवन मास बराबर हो जाएगा 12 इंटू 1 इज 12 कर दिया मैंने, और ये 12 यहाँ पे आएगा, और ये एवोगैड्रो नंबर कहाँ पे जाएगा इसके डिवाइड में। सो इससे डिवाइड किसको कर दूंगा मैं, दिस विल बी डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये बराबर हो जाएगा 1.99 इंटू, ये ऊपर ले आऊँगा तो माइनस में चला जाएगा 10⁻23 ग्राम, ये बन जाएगा आंसर, ठीक है। सिंपली एटम दिया था, मास पूछा था, मेरे को पता है फॉर्मूला ये, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूले घूम रहे हैं बार बार। आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है, सवाल को पढ़ना है, सवाल को समझना है, काम हो गया, सीधा पुट करके सॉल्व हो जाएगा। ओके, अच्छा, उसके बाद ये आपके लास्ट ईयर भी सवाल में था, बाई एनुअल में था शायद इसी साल, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, आपको 1 नंबर का सवाल था। कैसे निकालूंगा मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सर मेरे को ये पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसमें होंगे जिसमें मोल मैक्सिमम होंगे, क्योंकि बाकी तो एवोगैड्रो सब में मल्टीप्लाई सेम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा सब में मोल निकाल दूंगा, काम हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं मोल निकाल दूंगा, नंबर 1 वाले में मोल बराबर होगा गिवन मास भाई मोलर मास, गिवन कितना 44। अच्छा, CO2 का मोलर मास भी 44 होता है, तो बताओ मोल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले केस में गिवन मास 64 है, मोलर मास ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32 आ जाएगा, ठीक है। तो 64/32 कितना हो गया 2, तो n का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गिवन मास कितना है 10, मोलर कितना है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का 2 आ जाएगा, तो 10/2 कर दूंगा 5 आ जाएगा, सो n का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले केस में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 54 वाटर का होता है 18, सो 18 3 54 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा किस में n का वैल्यू आया, n का वैल्यू सबसे ज़्यादा C वाले में, इसका मतलब जिसमें मोल ज़्यादा उसमें मॉलिक्यूल भी ज़्यादा, जिसमें मोल ज़्यादा होगा उसमें ऑब्वियस है क्या ज़्यादा होगा, मॉलिक्यूल भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, ठीक है। हल्का सा सवाल है, ये देख लिया आपने। एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। अच्छा, मोल इन टर्म्स ऑफ मास बिल्कुल देख लिया, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ये भी आपको पता चल गया, ठीक है ना, ये ऊपर ही देख रखा हमने। अच्छा, ये बताइए उसके बाद कहता है आपके पास 3 मोल दिए गए हैं इथेन के, किसके, इथेन के 3 मोल दिए गए हैं, आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम्स। एक बात आपको ये निकालनी है, ठीक है, देख लेते हैं कैसे निकालेंगे, आप बताइएगा। 3 मोल दिए गए हैं, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सवाल नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन लिख लेता हूँ मैं। ओके, सिंस 3 moles of ethane are given, 3 moles of ethane are given, that is 3 मोल का मतलब 3 टाइम्स C2H6, क्योंकि इथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6, तो कितने मोल आ गए 3 मोल। अच्छा, इसमें पूछा गया पहला सवाल नंबर ऑफ कार्बन एटम बताइए कार्बन एटम कितने दिख रहे हैं इसमें, सो मैं A करके लिख लूँगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी इक्वल टू, कितने दिख रहे हैं कार्बन के एटम, मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 2 6 6 एटम हो जाएंगे, कितने 6, ठीक है। अच्छा, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल लूँ तो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 18 हो जाएगा ना, 18 एटम्स कितने हो जाएंगे 18 एटम्स हो गए। ये कोई बढ़िया सवाल, हल्का सा सवाल है, ठीक, कॉन्सेप्ट समझ लिया बच्चे ने, सवाल हो गया। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 आपके पास है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग, बताइए पहले वाले में दे रखे 52 मोल, बताओ जरा नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या चल रहा था, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, बताओ मोल कितने दे रखे हैं 52, तो नंबर ऑफ एटम किसके बराबर हो जाएंगे, सिंपली नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल इंटू एवोगैड्रो, मोल कितना 52, एवोगैड्रो को वैल्यू कितना इंटू 10⁻23, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले में 52U, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, U इज यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, जब कभी भी आपको यूनिफाइड मास दे रखा है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, सर नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला उस टाइम पे हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू सिंपली गिवन मास U में जो दे रखा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास, वहाँ एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, ये U एवोगैड्रो को खुद ब खुद कैंसिल कर देता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, गिवन मास जो दे रखा है डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से, ठीक है। सो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, सिंपली इतना कर देना। बताओ गिवन कितना है, इसका टोटल कितना है 52, मोलर कितना होता है 4, डिवाइड कर दूंगा, यू कैंसिल हो जाएगा खुद में, ठीक है, यह आ जाएगा आपके पास 13 एटम्स, कितने एटम्स हो जाएंगे 13 एटम्स, ठीक है। तीसरे वाले में 52 ग्राम,
अच्छा जब मास दिया है और एटम्स निकालने हैं तो पहले तो मोल निकालना पड़ेगा, तो बताइए सीधा नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा उस टाइम पे, फिर से गिवन मास बाई मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास यू में नहीं था, एटॉमिक मास यूनिट में नहीं था, ग्राम्स में दे रखा है, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना, और जब ग्राम में ना दिया हो, यू में दिया हो, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो कितना कर दूंगा मैं, गिवन कितना आ रहा है 52, मोलर कितना है 4, और किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ठीक है, बताओ कितना आ जाएगा, 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, हल्का सा सवाल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा उसके बाद कैलकुलेट द मास ऑफ 25 ग्राम एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब ये बात मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये बात मैं कहीं पर लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, देखिएगा ध्यान से। ये जो मैंने आपको 1 मोल बताया ना, इस 1 मोल में कुछ और बातें आपको याद रखनी है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। सर 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, किसी भी सबस्टांस का 1 मोल उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, और किसी भी सबस्टांस का 1 मोल, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, मोल या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, तीनों बातें सेम होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने बीच में मोल लिख देता हूँ और इस साइड लिख लेता हूँ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, और इस साइड लिख लेता हूँ मैं नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। ये तीनों बातें सेम है, ये तीनों बातें सेम है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब 1 मोल में कितने ग्राम एटम्स, और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल का भी वही मतलब है। कुल मिला के जब ये तीनों बातें दिखी, इसका सीधा सीधा मतलब है आपको मोल पूछा गया है। मोल या ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल की बात कर ले, तीनों बातें सेम हो जाएंगी। ठीक है ना, अब देखते हैं पर सवाल क्या है। कहता बताइए व्हाट इज द मास ऑफ 25 ग्राम एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अच्छा 25 ग्राम एटम्स का मतलब मोल दे रखा है, क्या दे रखा है, मोल दे रखा है। आपको पूछा क्या है, मास पूछा है। सो मैं लिख लूंगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, फिर से बता रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब मोल, और मोल निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी सिखाया ऊपर, गिवन मास बाई मोलर मास, इतना पुट कर देना है। ठीक है, बताओ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स दे रखे हैं, कितने दे रखे, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आपको निकालने हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स तो आपको दे रखे हैं, आपको मास निकालना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स 2.5 दे रखे हैं, मास निकालना है। बताओ यहाँ से मास कितना आ जाएगा, मास बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स 2.5 दे रखे हैं मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास मैग्नीशियम को होता है 24, कितना हो जाता है 24.3 के आसपास आता है, 24 ले लेते हैं हम। सो इंटू 24, ये 60 ग्राम के आसपास हो जाएगा, ये आ जाएगा मास। सिंपली पुट कर दिया मैंने, जैसे एटम निकालने का फॉर्मूला उसी को हम पढ़ते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम पुट कर दिया, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा कैलकुलेट द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। अच्छा जैसे ही मॉलिक्यूल आपने पढ़ा, इसका मतलब मास मॉलिक्यूल दिया है, मैंने ऊपर रिलेशन लिखा था कि मास और मॉलिक्यूल दिख गया, इसका मतलब मोल मॉलिक्यूल, वही फॉर्मूला आपको पुट करना है। तो बताइए क्या आंसर आ जाएगा इसका, कैसे आप सॉल्व करेंगे। वी नो दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हो जाएंगे सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर था मोल इंटू एवोगैड्रो, और मोल किसके बराबर था, गिवन मास बाई मोलर मास, इंटू एवोगैड्रो किसके बराबर 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, यही था। आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। मतलब मास यहाँ से गिवन मास किसके बराबर आएगा, जरा पुट करो मेरे को बता दो। गिवन मास बराबर आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू मोलर मास डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने दे रखें, एक आ मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का वैल्यू कितना आ गया 1, मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, मोलर मास से। कितना मोलर मास होता है CO2 का 44, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32 हो जाएगा। 44 प्लस कर दूंगा, ये सॉरी 12 प्लस कर दूंगा 44 आ जाएगा, और इसको कर दिया मैंने। तो ये एवोगैड्रो नंबर कहाँ जा रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एवोगैड्रो डिवाइड में। सो इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे आंसर बन जाएगा, कितना आ जाएगा, अगर रफली इसको सॉल्व कर लें तो ये बनेगा, देखिएगा 6 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, कितना हो जाएगा 8 5 40 होता है। ठीक है ना, ठीक है। सो 7.3 के आसपास आ जाएगा इंटू 10⁻23, माइनस में आ रहा है ना, ऊपर जाएगा -23 ग्राम, ये आ जाएगा मास। ठीक, हल्का सा सवाल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा उसके बाद देखिएगा द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, अब भी बताया था मैंने, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल की बात कर रहा है। ऑक्सीजन के किसमें, इन 6.02 इंटू 10⁻25 CO मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बिल्कुल
पुट कर लीजिए, काम हो जाएगा। आपको पता है कैसे निकालना है इसको। तो मैं क्या लिखूँगा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल की बात कर रहा है, ठीक है। और किसके बराबर हो जाता है मोल, गिवन मास बाई मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक है ना। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स निकाल रखे हैं, तो मैं लिख लूँगा गिवन मास बाई, एक सेकेंड, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालने हैं आपको, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। सो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पुट करूँगा। वी नो दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल, और इसी मोल को मैं क्या लिखता हूँ, इसी मोल को मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, मोल की जगह पे लिख लिया मैंने, ये मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे हम, एवोगैड्रो नंबर से, इंटू 10⁻23 से, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालने हैं मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है उससे डिवाइड कर दूंगा एवोगैड्रो नंबर। सो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो गिवन होंगे वो कितने दे रखे हैं, 6.02 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। सो एवोगैड्रो कितना आ रहा है अपना, एवोगैड्रो चल रहा है 6.022 इंटू 10⁻23, कर दिया मैंने, ये सब कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा 10, ठीक है। हाँ, लेकिन दिक्कत वाली बात यह, सवाल में आपको मॉलिक्यूल पूछे ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल तो आगे दिया नहीं है, तो CO दे रखा है, तो आपको आ गया 10 आंसर। लेकिन ये तो एटॉमिक फॉर्म में दे रखा, आपको तो मॉलिकुलर फॉर्म चाहिए, तो आप सिंपली क्या कर देंगे, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। सो दिस विल गेट डिवाइडेड बाई 2 एंड विल गेट 5 आंसर, ठीक है। सो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा आपका आंसर, सिंपली ये करके, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका पहला टॉपिक जहाँ से सवाल बनते हैं, मोल और मोल पे बेस 3-4 फॉर्मूले जो आपने देख लिए, और उसके बाद ये वाले सवाल मोल कॉन्सेप्ट पे आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपका देखने को मिलेगा इस पे, सो नेक्स्ट जो टॉपिक जहाँ से सवाल बनता है वो है इंपेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। अच्छा सर, इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो उन सारे एलिमेंट्स का जो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, और मॉलिकुलर मतलब होता है आपका कि एक्चुअल कंपोजिशन जो बता दे एक मॉलिक्यूल का। मतलब मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है, लेट से बेंजीन है, बेंजीन C6H6, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है। और ये जो मॉलिकुलर फॉर्मूला आपका है ये एक्चुअल कंपोजिशन बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि कौन कौन सा आइटम प्रेजेंट है और कौन सा आइटम कितनी बार प्रेजेंट है, सारी जानकारी आपको दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो बताइए, सिंपल रेशो मैं निकाल सकता हूँ इसका, बिल्कुल 6 से डिवाइड करके, मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पर CH बनेगा, ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया। अब ये जो CH आया ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपको एक्चुअल कंपोजिशन तो नहीं बता रहा, ये तो नहीं बता रहा कार्बन कितने थे, हाइड्रोजन कितने थे, सिर्फ इतना बता रहा है कि जो जो एलिमेंट था वो प्रेजेंट थे, उनका सिंपल रेशो बता दे रहा है बस। सो ये आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा, और ये इंपेरिकल फॉर्मूला। सिमिलरली मान लीजिए मैंने ग्लूकोज लिख रखा है, ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल, इन सबको मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूँ, कर दिया मैंने। सो 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, कितना आ जाएगा 1:2:1, तो फॉर्मूला बन जाएगा CH2O, लिखा हुआ है मैंने, ये इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। H2SO4, दिस इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला। सो इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सल्फर एक बार आ गया और 1 जिसका आ गया उससे नीचे वो जा नहीं सकता, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम ही होगा, ठीक है ना। ये कोई इंपेरिक इससे छोटे फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ग्रेफाइट, सर ग्रेफाइट एक अलोट्रॉपिक फॉर्म है, और अलोट्रॉपिक फॉर्म्स का कोई मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, तो इनका इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया जाता है इनके सिंबल से, जो एलिमेंट का सिंबल होगा दैट इज कार्बन, और साथ में हम क्या लिख लेंगे, छोटा सा G, ग्रेफाइट। जी लिख दिया तो ग्रेफाइट हो गया। अच्छा, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज CH3COOH। अभी जो CH3COH लिखा हुआ है इसमें मैं लिख सकता हूँ कार्बन कितने हैं मेरे पास, 2 लिख दिया मैंने, 2। हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4, और ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2। क्या मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बिल्कुल 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे 2 से डिवाइड कर दूंगा ये आ जाएगा 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, तो ये आ जाएगा 1:2:1, ये लिखा हुआ है CH2, सिंपल रेशो हो जाएगा, ठीक है। डाइबोरेन B2H6, क्या इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। सर B2H6 दे रखा है, 2 से डिवाइड कर दूंगा, ये हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, तो ये बन जाएगा BH3। सो इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बताइए मॉलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन होगा। हाँ बिल्कुल, हमें रिलेशन पता है सर, जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो बराबर होगा N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला के बराबर, ठीक है। वेयर N इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, N कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, N 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 और नेगेटिव नहीं होगा। मान लीजिए मैं आपको बोल दूंगा मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला है CH2, कितना है, CH2 है। अब मैं आपको ये बोलूं कि बताइए उसका पॉसिबल मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। सर वो तो N पे डिपेंड करेगा, अगर N का वैल्यू 1 रख लूं तो सेम ही आएगा, 2 रख लूं तो जो आपका CH2 था वो डबल होकर C2H4 बन जाएगा,
या 3 रख दूं तो C3H6 बन जाएगा, तो वह n के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, इस n को कैसे निकाला जाए? सर n को निकालने का फॉर्मूला होता है n बराबर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास का मतलब जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके पास बन गया उस एम्पेरिकल फॉर्मूला में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके मासेस को सम कर लीजिए, वो जो मास आएगा उसको हम पढ़ लेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये रिलेशन हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, वेर n इज एनी इंटीजर एंड n कैन बी कैलकुलेटेड एज मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। सवाल बनाया इस पर मैंने, एक देखना ध्यान से, एम्पेरिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड का दे रखा BH3, ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। अच्छा, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है 28, कहता बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर है, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना है 20, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालूंगा, इससे बोरॉन का होता है 11, कितना, और एक हाइड्रोजन का एक और 3 का 3, ये हो गया 14, कितना आ जाएगा 14। तो बताओ n का वैल्यू कितना आएगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, सो 28 अपॉन 14 दैट इज इक्वल टू 2, किसके बराबर 2 के बराबर। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू 2 इंटू BH3, तो इसको भी 2 से एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई, इसको भी मल्टीप्लाई, सो ये बन जाएगा B2H6, बन गया B2H6, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन जो भी पहले भी एग्जाम में आया, इससे सवाल आपके तो वेपर डेंसिटी से रिलेट करके कभी कभार पूछ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर मास को निकालने का एक और तरीका होता है, और मॉलिक्यूलर वो 2D याद रखना है, सिर्फ 2D, मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सो मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, याद रख लेना, 2D याद रख लेना है कि अगर वेपर डेंसिटी दिया है तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल दूं मैं, ठीक है। तो एक सवाल बना रखा मैंने, इस पर ध्यान से देखना। एम्पेरिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड का है CH, ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। वेपर डेंसिटी कितना दे रखा है 13, कहता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल कितना है CH पता है मेरे को, लेकिन मेरे को उससे पहले क्या चाहिए n किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है, लेकिन सवाल में क्या दिया है, वेपर डेंसिटी। बताओ मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा वेपर डेंसिटी से, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो मैंने कर दिया 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना था 13, तो लिख दिया 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 डिवाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कहाँ से निकलता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला से। बताओ कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का कितना 1, कितना हो जाएगा 12 और 1 13, ठीक है ना। सो मैं कर दूंगा डिवाइडेड बाई 13, ये 13 कैंसिल, और कितना आ जाएगा 2, या यहीं पे मल्टीप्लाई कर ले, 13 इंटू 2 हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 13, ये फिर भी 2 ही आएगा, आ गया 2, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, बता ये बनेगा C2H2, कितना बन जाएगा C2H2 बन जाएगा। हल्का सा सवाल है, कोई टफ बात नहीं है, 3 बातें इसमें सिर्फ याद रखनी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर दिया हो तो एम्पेरिकल निकालना आना चाहिए, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको दे दिया, मॉलिक्यूलर निकालना आना चाहिए। वो कैसे कर लेंगे हम फिर, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, और n को निकालने के 2 फार्मूले, एक मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, और दूसरा अगर मॉलिक्यूलर मास ना दिया हो तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरी तरह के बढ़िया सवाल जो यहाँ से बनते हैं वो है आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन। कहाँ से, परसेंटेज कंपो, ये मैंने सिखा रखा कैसे करना है, ठीक है। पहला ही सवाल देख लें, आपको दे रखा है आयरन का एक ऑक्साइड जिसमें आयरन इतने % दे रखा है और ऑक्सीजन इतने % दे रखा है, क्या था बताइए इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है। बताइए इस अप्रोच करने का क्या तरीका होता है इस सवाल को। सबसे पहले लिख देते हैं हम एलिमेंट्स, सही है ना, सबसे पहले क्या लिख देंगे एलिमेंट्स। बताओ कौन कौन सा एलिमेंट दिया रखा है, एक आयरन दिया रखा है, दूसरा ऑक्सीजन। उसके बाद क्या लिखते हैं सेकेंड कॉलम में हम इनके परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज। बताओ आयरन कितने % है 69.9%, अच्छा ऑक्सीजन कितना है 30.1%। तीसरे कॉलम में क्या लिख देते हैं हम इनके एटॉमिक मासेस। आयरन का मास 55.8, हम 56 लेके चलते हैं, ये ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ऑक्सीजन का अपने को पता ही है कितना होता है 16, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे इनके एटॉमिक रेशोज़ निकाल देंगे, सिंपल रेशोज़ निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इनका एटॉमिक रेशो निकाल दूंगा। एटॉमिक रेशो किसके बराबर होता है सर, एटॉमिक रेशो बराबर होता है परसेंटेज अपॉन मास। तो बताओ ये कितना आएगा 69.9 डिवाइडेड बाई 56, और ये कितना हो जाएगा 30.1 अपॉन 16, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1.24, ओके 1.24 के बराबर आ जाएगा, और ये 1.88 के बराबर आएगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट कॉलम में सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं। सिंपलेस्ट रेशो कैसे बन जाता है ध्यान में होगा आपको, ठीक है, क्विक रिवीजन चल रहा है। सिंपलेस्ट रेशो सबसे छोटे नंबर से दोनों को डिवाइड करके, बताइए सबसे छोटा नंबर कौन सा चल रहा है 1.24, से आएगा 1.24 अपॉन 1.24, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1.88 अपॉन 1.24, ये 1 के बराबर हो जाएगा, ये 1.5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। रेशो तो सिंपल हो नहीं पाया, तो अब क्या किया जाता है इस रेशो को सिंपल करने के लिए, क्योंकि सर ये 1.2 होता तो 1 रख लेता, 1.8 होता तो
2 रख लेता, लेकिन 1.5 है, तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। सो ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3। सो ये बन जाएगा आपका सिंपल रेशो। सो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, सो इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू, 2 बार आयरन आ गया तो मैं लिखूंगा Fe2, और ऑक्सीजन कितनी बार आ गया 3 बार। सो इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू Fe2O3, Fe2O3 बन गया सवाल, ठीक है ना। सेम डिटो सब चीज़ यही करनी है आपको। बताओ नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सेम बताइए मेरे को, एलिमेंट लिख लेंगे, लिख दिया मैंने एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखूंगा, नेक्स्ट कॉलम में लिखूंगा इनके मैं परसेंटेजेस, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। बताओ कार्बन का कितना परसेंटेज दे रखा है, कार्बन का परसेंटेज आ गया अपने पास 26.6%, हाइड्रोजन का कितना आ गया 2.2%, ऑक्सीजन का कितना आ गया जो बचा, ठीक है, कितना आ जाए, सो ये आ जाएगा अपना 71.2। ये दे नहीं रखा था, बट आपको कैसे करना है सर, 2 का दे रखा है, दोनों का प्लस कर लो, फिर 100 में से माइनस कर लो, ठीक है, इतना आ जाएगा। बताओ इसके बाद क्या होगा, ये ऊपर हेडिंग सेम है, ध्यान रखना, ये बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये हेडिंग सेम चल रही है, परसेंटेज फिर एटॉमिक मास फिर एटॉमिक रेशो, ये आपको लिखना है। अच्छा उसके बाद मैं लिख दूंगा इनके एटॉमिक मासेस, कार्बन का मास कितना होता है 12, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज चल रहा है आपका, यहाँ पे मास चल रहा है, और हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। उसके बाद क्या करेंगे इनके हम एटॉमिक रेशोज निकाल देंगे। एटॉमिक रेशो कैसे निकलता है, परसेंटेज अपॉन मास, परसेंटेज कितना 26.6 डिवाइडेड बाई मास आ गया 12, यहाँ पे कितना आएगा 2.2 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पे कितना आएगा 71.2 डिवाइडेड बाई 16, इतना ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा अपना 2.12 दूनी 24 हो जाता है 2 पॉइंट समथिंग, ये आ जाएगा 2.2 के आसपास, ठीक है, ये भी 2.2 दे रखा है बिल्कुल, और ये आ जाएगा अपना 71/16, ये 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा अपना, 4.4 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे हम, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशो निकालेंगे सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करके, तो बिल्कुल सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा मैं, आप देख पा रहे हैं सबसे छोटा नंबर 2.2 चल रहा है, तो मैं लिखूंगा 2.2 अपॉन 2.2, इधर भी 2.2 अपॉन 2.2, और निचले वाले में 4.4 अपॉन 2.2, से कितना हो जाएगा 1, ये भी 1, और ये कितना आ जाएगा 2, सो ये बन गया। जो एलिमेंट जितनी बार आ रहा है लिख लीजिए। सो इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू, सो इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू किसके बराबर, C1 H1 और O कितने आ गए 2, सो CHO2, ठीक है, ये बन जाएगा। अच्छा उसके बाद सवाल में और चीज़ आगे एक्सटेंड कर रखी, कहता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालिए अगर मॉलिक्यूलर मास 90 है। बताइए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है, ये तो हमें पता है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा एन निकालूंगा सबसे पहले मैं, तो यहाँ पे एन निकाल देता हूँ मैं साइड में, एन किसके बराबर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है 90 दे रखा है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा 90 डिवाइडेड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास, यहाँ से निकलेगा। बताओ कैसे निकालूंगा मैं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सम करूंगा 2 1 3 4 5 45 आ जाएगा। सो कितना पुट करूंगा यहाँ पे 45, डिवाइड करूंगा कितना आएगा 2, आ गया 2, इधर पुट करूंगा, सो 2 इंटू CHO2, मल्टीप्लाई करूंगा तो C2H2O4, ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। कोई टफ बात नहीं है, टू दी पॉइंट सवाल है, पुट कर लिया सॉल्व कर लिया, पहले भी इससे सवाल बने इस टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है वो है स्टोइशियोमेट्री। अच्छा स्टोइशियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ सबस्टांसेस, अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। सो स्टोइशियोमेट्री ग्रीक टर्म है, लिख रखा मैंने, देखिए स्टोइशियोमेट्री स्टोइशियन से रिलीज हुआ है, स्टोइशियन से निकली है टर्म, जिसका मतलब एलिमेंट होगा, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। स्टोइशियोमेट्री एक ऐसा ब्रांच होगा केमिस्ट्री का जो डील करता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्टेंट का मास रिएक्ट करेगा, कितना प्रोडक्ट का मास बनेगा, कितना रिएक्टेंट का वॉल्यूम रिएक्ट करेगा, कितना रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का वॉल्यूम बनेगा, इन सारी चीजों के साथ डील करता है स्टोइशियोमेट्री। तो स्टोइशियोमेट्री में 3 चीजें हम देखते हैं, मास, मोल और वॉल्यूम, ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए, मास के टर्म्स में, मोल के टर्म्स में और वॉल्यूम के टर्म्स में। मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, एक बात समझ में आ गई तो अगले सारे सवाल समझ में आ जाते हैं। मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है N2 + 3 टाइम्स H2 gives 2 टाइम्स NH3। अच्छा इस रिएक्शन को देखते हुए मुझे ये बताइएगा मोल के टर्म्स में अगर इसको लिखना चाहूँ तो आप बताओ इस N2 के पीछे कितना, 1, तो मैं लिखूंगा कि 1 मोल N2, दिख गया 1 मोल N2। अच्छा कितने मोल हाइड्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, दोनों रिएक्ट कर रहे, और कितने मोल अमोनिया बन रहा है, 2 मोल अमोनिया बन रहा है। बस यही चीज़ लिखनी आनी चाहिए फिलहाल तो, उसके बाद सवाल अप्रोच हो जाएंगे। अच्छा इसी को अगर मैं मॉलिक्यूल के टर्म में लिखूं तब भी सेम है, 1 मॉलिक्यूल N2, 3 मॉलिक्यूल H2, जो दिख रहा है वही, और 2 मॉलिक्यूल्स आपके आ जाएंगे इसके, ठीक है। अच्छा इससे इंपॉर्टेंट है कि आपको वॉल्यूम के टर्म्स में इसको लिखना है। हाँ मुझे बताओ 1 मोल का वॉल्यूम कितना, सर 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 कितना होगा,
22.4 एसटीपी पे, किसी भी सबस्टांस के, किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4। अच्छा कितना मोल था इसका? 1 मोल, इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। इसका कितना मोल है? 3 मोल। 1 मोल का वॉल्यूम कितना चल रहा है? 22.4। तो 3 का कितना होगा? 3 इंटू 22.4 मल्टीप्लाई कर दूंगे, आएगा 67.2 आ गया। अच्छा इसका कितना मोल? 2 मोल। 2 मोल का कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा, 44.8 लीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मास की टर्म्स में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये तीनों बातें लिखनी आनी चाहिए सो दैट इस पे सवाल अप्रोच हो सके। अब मुझे बताइएगा N2 का मास कितना? सर नाइट्रोजन का 14 और 2 का कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। सो इसका आएगा 28 ग्राम। हाइड्रोजन का एक होता है, टोटल 6 है तो कितने ग्राम? 6 ग्राम। और एमोनिया का 17 हो जाता है, दो है तो 34 हो जाएगा। सीधा मोलर मास है इनका, ये तो बहुत ईजी सी बात, मोलर मास निकाल दिया मैंने। अच्छा इस सारी चीज़ों को लिखना, अमाउंट्स रिएक्टेंट्स के, अमाउंट्स प्रोडक्ट्स के, मास की टर्म्स में, मोल की टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, इस चीज़ को पढ़ते हैं स्टोइशियोमेट्री। इसको क्या पढ़ लेंगे हम? स्टोइशियोमेट्री पढ़ लेंगे। ठीक है जी। अब स्टोइशियोमेट्री में किस तरीके से सवाल बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला तो रिप्रेजेंटेशन एक बार और दिखा देता हूँ मैं कि बच्चे को ये चीज़ सीखने में मिल जाए, बच्चों की चीज़ पता होनी चाहिए। बताइए मैंने एक रिएक्शन लिखा है CH4 + 2O2 इट गिव्स CO2 + 2 टाइम्स H2O, लिख दिया मैंने। अच्छा मुझे बताओ इसको देखते हुए क्या आपको इसको देख के स्टोइशियोमेट्री लिखना आ जाएगा? हाँ इसके पीछे कितना था? 1। इसका मतलब ये होगा कि इसका कितना मोल है? 1 मोल, लिख दिया मैंने। इसके पीछे कितना है? 2, तो इसका कितना मोल? 2 मोल। इसका भी कितना मोल? 1 मोल। इसका भी कितना मोल? 2 मोल। ये लिख दिया मैंने। ठीक है। अच्छा 1 मोल का वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। 2 मोल का कितना हो जाएगा? डबल। 1 मोल का फिर से 22.4, 2 मोल का फिर से डबल हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को लिखना आना चाहिए। इसको स्टोइशियोमेट्री पढ़ते हैं। और ये जो पीछे ये दे रखा था, नंबर दे रखा होता है, जैसे मान लो मैंने 2A लिखा, दिस 2 इज नॉन एज स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। जो नंबर दिया होगा रिएक्टेंट्स के पीछे, इस नंबर को पढ़ते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कॉफी। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है, ये मोल रिप्रेजेंट करता है, मोल बता देता है। ठीक है ना, ये रिएक्शन में मोल्स की बात करता है। अच्छा जी, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इससे सवाल कैसे बन सकता है। मान लो एक सवाल मैंने इस तरीके से बना लिया, मैं ऐसा बोल दूं आपको कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 produced. Calculate the amount of CO2 produced if 32 gram of CH4 is burned in excess of air. अगर मैं क्या कर रहा हूँ, खुली हवा में जला रहा हूँ 32 ग्राम मीथेन, तो कहता बताइए कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। हाँ तो हम कर सकते हैं बिल्कुल इसको। आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए। बताइए मीथेन को जलाया जा रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगा? सर CH4 + 2 टाइम्स O2 इट गिव्स CO2 + 2 टाइम्स H2। ये बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हाइड्रोकार्बन को जलाया जाए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा। बैलेंस करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए, ऑक्सीजन खुद ब खुद अपने आप को बैलेंस कर लेगा। अच्छा फिर इस रिएक्शन से मैं क्या लिख दूंगा? इनके मासेस लिख दूंगा। ठीक है, बताओ CH4 का मास कितना? 16 ग्राम। अच्छा O2 कितना हो जाएगा? 64 ग्राम। एक का 16, 4 का 64, ये कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। और ये 18 और 2 हो जाएगा 36 ग्राम। ये मास आ जाएगा। अब ये सब लिखने के बाद मैं कैसे सवाल को अप्रोच करूंगा? अब सवाल में जो चीज़ें मुझे दिख रही है मैं वैसे ही अप्रोच करूंगा। देखिएगा, क्या आपको ये दिखने में लग रहा है सवाल में कि 16 ग्राम मीथेन को जलाने पे कितने ग्राम CO2 बन रहा है? 44 ग्राम CO2 बन रहा है। बिल्कुल मुझे दिख रहा है। अगर 16 ग्राम 44 ग्राम बनाएगा तो बताओ 32 ग्राम कितना बनाएगा? इसको मैंने डबल कर दिया तो अगले वाला भी तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली कर लो, चाहो तो स्टेप वाइज कर लो। तो मैं हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ बच्चे को स्टेप वाइज बताना। तो स्टेप 1 क्या रहेगा? सर 16 ग्राम ऑफ CH4 विल प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा? 44 ग्राम ऑफ CO2 कर रहा है। बताओ स्टेप 2, अगर 16 ग्राम इतना प्रोड्यूस कर रहा है तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 ग्राम ऑफ CH4 विल प्रोड्यूस 44 अपॉन 16 ग्राम ऑफ CO2, इतना कर देगा। ठीक है ना। स्टेप 3 बताइए, अगर 1 ग्राम इतना प्रोड्यूस कर रहा है तो 32 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? 32 ग्राम विल प्रोड्यूस 44 अपॉन 16 इंटू 32। बहुत सिंपल सा हिसाब है। 16 ग्राम इतना प्रोड्यूस कर रहा है, 1 ग्राम इतना प्रोड्यूस करेगा, 32 ग्राम इतना प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बताओ ये डिवाइड हो जाएगा सिंपली, कितना आ जाएगा? 16 दूने 32 हो गया, 16 2 32। ठीक है, सो 44 और इंटू 2 कितना आ जाएगा? 88 ग्राम। कितना बनेगा?
88 ग्राम बनेगा। ठीक है, अच्छा यहीं पे अगर मैं ग्राम ना पूछ के इसका वॉल्यूम पूछ लेता, फिर जो मास आ रखा है उस मास से वॉल्यूम निकालना तो बहुत ईजी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है मास से वॉल्यूम निकल जाएगा और सॉरी मास से मोल निकल जाएगा और मोल से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। ठीक है, वो काम भी हो जाएगा। अगले सवाल में आप देखेंगे, वैसा वाला भी मैंने दे रखा है। अच्छा ये सवाल सॉल्व कर रखा है, आप देखिएगा सवाल क्या है। आपको निकालना है अमाउंट ऑफ CO2 कितना बनेगा जब 70 ग्राम लाइमस्टोन को हीट किया जाए। ये इक्वेशन दे रखा है। अब मुझे बताइए इस इक्वेशन को देखते हुए कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है 100 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44 ग्राम। क्या ये सवाल में मेरे को दिया गया है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जलाने पे या 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने पे कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा 44 ग्राम। तो बताओ 1 ग्राम से कितना बनेगा 44/100 और कितने ग्राम के लिए पूछा गया है 70 के लिए, तो 70 से कितना बनेगा 44/100 इंटू 70, बस डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, आंसर बन जाएगा आपका 30.8। हल्का सा सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है। ठीक है, अच्छा ये सवाल मैंने लिखा हुआ है, एक बताइए इस सवाल को कैसे अप्रोच करें हम। कहते बताइए जी कितना अमाउंट ऑफ कॉपर बनेगा जब 100 ग्राम कॉपर सल्फेट को जलाया जाए। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, तो मैंने लिख दिया CuSO4। अच्छा 100 ग्राम इसका लिया गया, इसको जलाना और कॉपर बनाना है। ठीक है, मेरे को ये कॉपर चाहिए इससे, मैं क्या करूँगा मोलर मास लिख दूंगा, काम हो जाएगा। अच्छा कॉपर का मास होता है 63.5, सल्फर का होता है 32 और प्लस एक ऑक्सीजन का 16 और 4 का 64। ठीक है, मैं सम कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 4 5 6 7 8 9.5 और 6 6 12 तो 15 159.5 ग्राम, इतना मास। और CO का कितना चल रहा है 63.5 ग्राम, ये लिख दिया मैंने। अब मुझे पता देखने में क्या लग रहा है सर, देखने में लग रहा है अपने को पहला स्टेप तो ये होना चाहिए, स्टेप 1 तो ये होना चाहिए सर अपने पास कि 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4 विल प्रोड्यूस, ये कितना प्रोड्यूस करेगा, विल प्रोड्यूस 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, इससे 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर प्रोड्यूस होगा। स्टेप 2 क्या लिखूंगा मैं 1 ग्राम के लिए, बताओ 1 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा 1 ग्राम ऑफ CuSO4 विल प्रोड्यूस 63.5 डिवाइडेड बाई 159.5, इससे डिवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, जितना भी आएगा वो हम निचले वाले में देख लेंगे, तो ये आ जाएगा। स्टेप 3 एक ही में सॉल्व कर लेते हैं सबका सब। अब कितने ग्राम के लिए पूछा गया है 100 ग्राम से पूछा है, तो फिर मैं लिखूंगा 100 ग्राम ऑफ CuSO4 विल प्रोड्यूस 63.5 डिवाइडेड बाई 159.5 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसको कर लीजिए, काम हो गया। बताइए बिल्कुल सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना कि सर इक्वेशन लिख देना है, इक्वेशन के बाद उनके मास लिख देने, फिर बताना है कि इतने मास से इतना मास बन रहा है, 1 ग्राम से इतना बनेगा और जितना दिया गया है उतना उससे कितना बनेगा और मल्टीप्लाई कर दिया आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो दिस विल बी इक्वल टू 39.8 ग्राम, इतना मास बन जाएगा। सो ये बन जाएगा इस तरीके से। अच्छा ये देखिए एक और बढ़िया सवाल है, दिखने में सवाल बहुत बड़ा सा लगेगा लेकिन सवाल बहुत इजी सा है। आपको एक बार सवाल पढ़ना है, सवाल हो जाएगा, बहुत आसान सा सवाल। PYQ है, पहले भी JK बॉस में आ रखा है, ध्यान रखिएगा ये सवाल पहले भी JK बॉस में आ रखा है। मैं लिख लेता हूँ, ये JK बॉस 2022 में आया था। ठीक है, अच्छा सवाल दिया गया है कि हाइड्रोजन गैस को बनाने का लैब में तरीका ये होता है कि जिंक को डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट किया जाता है, ZnCl2 बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है। कहता बताइए कितना वॉल्यूम बनेगा हाइड्रोजन गैस का, कितना वॉल्यूम लिबरेट करेगा STP पे जब इतने ग्राम जिंक को रिएक्ट करवाया जाए HCl के साथ में। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले मैं मोलर मासेस लिख दूंगा। बताइए जिंक का मोलर मास दे रखा है 65.3, तो मैंने लिख दिया इसका 65.3 ग्राम, जिसका लग रहा है मैं उसी का लगा रहा हूँ। अच्छा हाइड्रोजन का 2 ग्राम। अब स्टेप वाइज चलूंगा मैं, पहले मास निकाल दूंगा, फिर मेरे को सिंपली मोल निकल जाएगा और मोल से वॉल्यूम निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं स्टेप 1 में लिख दूंगा मास कैलकुलेशन। ठीक है, मैं सबसे पहले मास निकाल देता हूँ, मास कैलकुलेशन, मास निकाल दूंगा मैं सबसे पहले। अच्छा कैसे निकालेंगे हम स्टेप 1 में सर, 65.3 ग्राम ऑफ जिंक विल लिबरेट, कितना लिबरेट करेगा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सही। ओके बताइए स्टेप 2, स्टेप 2 बताइए 1 ग्राम कितना लिबरेट करेगा। सो 1 ग्राम ऑफ जिंक विल लिबरेट 2/65.3 ग्राम, बिल्कुल इसको डिवाइड कर लीजिएंगे। ठीक है ना, तीसरे स्टेप में सब कर लेते हैं, एक ही स्टेप में तीसरे में ही रख लीजिएगा, एक ही साथ सारा कर लेंगे। सो उसके बाद कितने ग्राम के लिए ये पूछा गया 32.65 ग्राम। बताइए 32.65 ग्राम कितना करेगा, प्रोड्यूस 2/65.3 मल्टीप्लाई बाई 32.65। क्या आप देख पा रहे हैं 32.65 और 65 2 से डिवाइड हो सकता है, सो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 और 2 कैंसिल कर दूंगा, कुल मिला के 1 ग्राम।
कुल मिला के 1 ग्राम ऑफ H2, 1 ग्राम ऑफ H2 आ जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, बहुत सिंपल सा। आप देखें तो यहीं से हो सकता था ये कि 65.3 ग्राम 2 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट करता है, तो अब हमने सीधा इसका आधा कर रखा है 32.65, तो अब भी से वो भी आधा बनेगा। अगर इसको आधा कर दे वो भी आधा बनेगा, तो वो 1 ग्राम बनेगा, वही हमने निकाल लिया। ठीक है, अच्छा जैसे ही आपने मास निकाला उसके बाद मैं करूँगा मोल कैलकुलेशन, मोल कैलकुलेशन कर दूंगा। ठीक है, मोल किसके बराबर हो जाएगा, मोल बराबर हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर। सो मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना आ गया, मास आ गया 1, मोलर कितना था H2 का 2, सो ये हो जाएगा 0.5 मोल। ठीक है, अच्छा मोल निकल गया, उसके बाद मैं किसका कैलकुलेशन कर दूंगा, वॉल्यूम का। सो वॉल्यूम एट STP ये निकालना है अपने को। ठीक है, और वॉल्यूम एट STP किसके बराबर होता है, मोल इंटू मोलर वॉल्यूम। सो दैट विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 22.4 लीटर, आधा हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 11.2 लीटर, 11.2 लीटर आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, सिंपली बहुत आसान सा सवाल था, दिखने में सवाल लंबा लग रहा है बट है इजी, क्योंकि इसका जितना मास 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा था, इसका सीधा आधा किया गया है, या इसका आधा किया गया तो ये भी आधा बनेगा, तो इसका 1 ग्राम बनेगा। ठीक है, वही हमने निकाल लिया स्टेप वाइज। और जब इसका 1 ग्राम बनेगा तो आपको सिंपली इसका क्या करना है, वॉल्यूम निकाल देना है। तो बताइए 1 ग्राम बन रहा है, तो मैं सबसे पहले मोल निकाल देता हूँ। मोल किसके बराबर आ जाएगा, गिवन मास, एक जो मास आया आपके पास जो बना, डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास जो पर दे रखा है, मोलर आपको पता है H2 होगा। ठीक है, और ये मोल मिल गया, और उसके बाद वॉल्यूम निकालना है, तो अपने को पता है वॉल्यूम एट STP बराबर होगा, जो भी मोल आया उसको मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर बन जाएगा। ये आ गया आपका स्टोइशियोमेट्री, और स्टोइशियोमेट्री पे बेस्ड सवाल जिस तरीके से बनते हैं, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, ये एक और बढ़िया जहाँ से न्यूमेरिकल बनाते हैं, लास्ट टॉपिक है जहाँ से न्यूमेरिकल बनता है आपका पहले चैप्टर से, लिमिटिंग रिएजेंट से। अब लिमिटिंग रिएजेंट लास्ट टाइम नहीं पूछा है, तो हायर चांसेस है कि इस बार लिमिटिंग रिएजेंट पे सवाल बन जाए। और लिमिटिंग रिएजेंट पूरी रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म होने वाला रिएक्टेंट, सबसे पहले फिनिश होने वाला रिएक्टेंट, जिसकी वजह से पूरा रिएक्शन रुक जाता है। सो इट इज़ दैट लिमिटेड रिएक्टेंट, इट इज़ दैट लिमिटेड reactant of a reaction which gets completely consumed in a reaction, and limits the product formation, और इसकी वजह से क्या हो जाए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रुक जाए। सच रिएक्टेंट्स आर नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट पूरी रिएक्शन का वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो जाए और इसकी वजह से प्रोडक्ट बनना बंद हो जाए, उसको हम पढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट का एक देसी सा एग्जांपल बच्चे के लिए मैंने इजी समझाने के लिए भी क्लास में दिया था कि मान लीजिए आप चाय बना रहे हो, आपके पास चीनी भी बहुत सारी है और मान के चलो आपके पास चाय पत्ती भी बहुत सारी है, लेकिन दूध सिर्फ 1 ही लीटर है। तो 1 लीटर जब तक है तब तक चाय बनेगी, बाकी चीनी वीनी किस में डालोगे, चाय तो बनेगी नहीं फिर। ठीक है ना, एक जनरल सा एग्जांपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चल जाएगा, इसलिए इसको मैं मिटा ही देता हूँ सिंपली। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिएगा, इसी समझने के लिए यहाँ पे उदाहरण दे रखा मैंने NCERT का। बताओ अगर 2 मोल एटम A के हैं, 200 मोल, और 300 मोल एटम B के हैं, तो बताओ कम कौन से लग रहे हैं, ये वाले। इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, खत्म हो जाएंगे, ये 100 मोल अभी भी बचेंगे, तो A क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और B क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट, ये बचेगा। ठीक है ना, सो A आ जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और B आ जाएगा अपना एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल उठा रखा है, 200 एटम A के, 15 एटम B के, ऑब्वियसली ये कम है, तो ऑब्वियसली A B आपका लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा, A आपका एक्सेस रिएजेंट आ जाएगा। ईजिली बच्चा देख सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये बहुत आसान सा है। अच्छा इससे सवाल कैसे बनते हैं आपको देखना है। अच्छा सेम तरह का स्टोइशियोमेट्री इन्वॉल्व होगा, बस अभी जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट करवाएगा। सवाल इतना है, एक सवाल समझ लिया इस पे बच्चे ने, सवाल हो गया, एक तरह का सवाल समझ लिया, काम हो जाएगा। मान लीजिए सवाल में दे रखा है कि 50 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 20 ग्राम हाइड्रोजन के साथ इस रिएक्शन के थ्रू, ये रिएक्शन जो दे रखा है आपके पास, तो बताइए इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना एक्सेस वाला बचेगा। तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, इसको कैसे करेंगे हम सर। सबसे पहला टास्क तो अपना ये होगा कि जो भी गिवन एलिमेंट्स हैं, जो भी गिवन स्पीशीज़ होंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, हम सबसे पहले उनके मासेस लिख देंगे। तो बताइए नाइट्रोजन का मास कितना आ जाएगा, 28 ग्राम। अच्छा 3 टाइम्स H2 का मास कितना, 6 ग्राम, और 2 टाइम्स NH3 34 ग्राम। ये सब मैंने लिख दिया। अब उसके बाद सवाल में देखने में मुझे ये लग रहा है
कि सर 28 ग्राम नाइट्रोजन 8 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्शन तभी चल रहा है जब कितने ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करे, 28 ग्राम, कितने ग्राम हाइड्रोजन के साथ, 6 ग्राम के साथ। तो पहले स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा, हमेशा जैसे मैं लिखता चल रहा हूं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, लिखा मैंने। फिर 1 ग्राम कितने के साथ करेगा, 6/28 के साथ। और 50 ग्राम जो सवाल में मेंशन कर रखा है, 50 ग्राम कितने के साथ करेगा सर, 50 ग्राम रिएक्ट करेगा 6/28 इंटू 50 के साथ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, आएगा 10.7। 10.7 मतलब मैंने पूरा का पूरा 50 ग्राम नाइट्रोजन यूज किया, लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ कितना यूज हुआ, 10.7 ग्राम यूज। और हाइड्रोजन दिया कितना था सवाल में, 20 ग्राम, यूज कितना हुआ, 10.7 ग्राम। इसका मतलब हाइड्रोजन बचा। तो ये एक्सेस रिएजेंट, और खत्म कौन हो गया, नाइट्रोजन। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा जो बचा वो कितना बचा, 20 दिया था, खत्म कितना हो गया, 10.7, माइनस कर दूंगा, 9.3 बचा। अच्छा उसके बाद प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। सर प्रोडक्ट को बनाने में सबसे बड़ा हाथ लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बना। तो लिमिटिंग कौन है, N2। मैं क्या करूंगा, पहले स्टेप में क्या लिखूंगा, 28 ग्राम नाइट्रोजन बनाएगा 34 ग्राम एमोनिया, 1 ग्राम बनाएगा 34/28, 1 ग्राम बनाएगा 34/28 लिखा हुआ है मैंने, और 50 ग्राम बनाएगा 34/28 इंटू 50, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 60.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60.7। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप सवाल को इजीली अप्रोच कर सकते हैं, ये आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा एक और मैंने सॉल्ट एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको भी कर सकते हैं, देख लीजिएगा इसको भी। ये बताइए, ये पहले भी आपके जेके बॉस में आ रखा है, मैं लिख लेता हूँ, ये जेके बॉस में पहले भी आया है, जेके बॉस PYQ, ठीक है। चाहे सवाल अपनी लैंग्वेज बदल के आ जाए, अपनी शक्ल बदल के आ जाए, ये पूरे के पूरे डाटा बदल के आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए इस सवाल को आपको कैसे अप्रोच करना है। सवाल में 50 kg नाइट्रोजन दिया है। पहली बात तो बच्चे के दिमाग में आनी चाहिए कि केजी में नहीं होगा, ये ग्राम्स में होना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो मोलर मासेस होते हैं वो ग्राम्स में चल रहे होते हैं। तो बिल्कुल एमोनिया की बात कर रहा है तो मैं सेम लिखूंगा। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन बना दूंगा, N2 + 3 टाइम्स H2 इट गिव्स 2 टाइम्स NH3। इनके मासेस लिख दूंगा जो चल रहे थे, दिस इज 28 ग्राम ऑब्वियसली, दिस इज 6 ग्राम एंड दिस इज 34 ग्राम, लिख दिया मैंने। अब उसके बाद लिमिटिंग ढूंढना पड़ेगा पहले, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं ढूंढ लेता हूँ फाइंडिंग लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसको इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। जो 3 स्टेप मैंने आपको करवाए बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा। स्टेप 1 क्या लिखूंगा मैं, सर स्टेप 1 अपना आ जाएगा दैट 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स विद कितने के साथ, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, लिख दिया मैंने। स्टेप 2 क्या लिखूंगा मैं, सर स्टेप 2 आ जाएगा 1 ग्राम के लिए। सो 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 6/28 ग्राम ऑफ H2, लिख दिया मैंने। स्टेप 3 क्या आ जाएगा, कितने मास के लिए पूछा है वो पुट करूंगा मैं। अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन इतने ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कितने ग्राम नाइट्रोजन दिया है सवाल में, 50 kg। तो बताइए 50 kg का मतलब 50 × 1000 का मतलब 10⁻³ ग्राम में कन्वर्ट करना है। सो इतने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद कितने के साथ, 6/28 इंटू 50 इंटू 10⁻23, ये कर लेंगे हम, ठीक है ना। अब इसको पुट कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक। ये 10⁻³ है, सॉरी ये 10⁻³ है, ठीक है ना। सो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। सो डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 10714.2 ग्राम, ठीक है। इतने ग्राम हाइड्रोजन यूज़ होगा। अच्छा ये जो हाइड्रोजन इतना यूज़ हुआ, अब बताइए हाइड्रोजन दिया कितना था, हाइड्रोजन सवाल में दिया गया था 10 kg। 10 kg का मतलब 10 × 1000 यही होगा ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, इसका मतलब 10⁻4 ग्राम। अच्छा नीचे कितना आ रहा है, ऊपर 10,000 था और यहाँ पे आ रहा है आपके पास 10,714। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है वो 10,000 से ज़्यादा होगा। मतलब 10,000 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, आपके पास 10,000 दे रखा है। इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्योंकि तो ऊपर चला गया ना। अब हाइड्रोजन इज दी लिमिटिंग रिएजेंट, सो H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सो हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्योंकि 10,000 दिया है और आप देखेंगे इक्वेशन के हिसाब से 10,000 से ऊपर लग रहा है, लेकिन ऊपर कैसे लग सकता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये लिमिटिंग होगा। सो H2 लिमिटिंग आ जाएगा। सो जब H2 लिमिटिंग आ जाएगा तो फिर ये डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो बताइए
अगर H2 लिमिटिंग है तो मैं पहला पॉइंट क्या लिखूंगा सर, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, 1 ग्राम विल प्रोड्यूस 34/6 और फिर 10,000 ग्राम के हिसाब से हम निकाल देंगे। तो पहला पॉइंट मैं क्या लिख दूंगा इसमें, स्टेप 1 करके इधर लिख लेता हूँ मैं जी, अमाउंट ऑफ एमोनिया फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ एमोनिया फॉर्म्ड, कितना एमोनिया बनेगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ एमोनिया कितना बन जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, आपको पता है स्टेप वाइज कैसे लिखना है, एक बार फिर बता रहा हूँ मैं। इसको लिखने का तरीका ये होगा, पहले 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल फॉर्म 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, 1 ग्राम विल फॉर्म 34/6 एंड 10,000 ग्राम विल फॉर्म, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं सिंपली डायरेक्टली कर देता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 34/6 मल्टीप्लाई बाई 10 kg एंड 10 kg विल बी इक्वल टू 10,000 ग्राम्स, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करने पे अपना डायरेक्टली आंसर बन जाएगा ग्राम्स में, ठीक है। अब चाहो तो बाद में केजी में कन्वर्ट कर लो, वो अलग बात हो जाएगी। सो दिस विल बी इक्वल टू 5, 6 एंड 666.6 ग्राम, इतना एमोनिया का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। ये इतना एमोनिया बन जाएगा। और आप एक्सेस में कितना बचेगा वो आप देखना चाहें तो आप क्या करेंगे, उसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस सवाल के पैटर्न को थोड़ा बदलना पड़ेगा, फिर एक्सेस वाला कितना बचेगा आपको समझ में आएगा। इसका मतलब ये कि जैसे मैं चल रहा था ना, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अब इसको उल्टा लिख लो, फिर आपको लिखना पड़ेगा 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तब जाके लिमिटिंग आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हल्का सा कॉन्सेप्ट है, बहुत हल्का सा कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट, दैट इज डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। 3, 4, 5 पोस्टुलेट है, बस ध्यान में रखना है। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना भी मैटर बना है वो सबका सब इंडिविजुअल एटम्स का बना है, जिन एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, जितना भी मैटर बना है वो सब एटम्स का बना हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे उनका मास और उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी, जो सेम एलिमेंट के मास होंगे उनका मास और प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के कोई एटम्स होंगे तो उनके मास और प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 4, एटम जब भी कंबाइन करेगा तो हमेशा एक सिंपल रेशो में कंबाइन करके कंपाउंड बना लेगा। इसका मतलब कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ये डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फॉलो करता है या उससे ये प्रूफ होते हैं। अच्छा, जब कभी भी केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करेगा तो हमेशा रीअरेंज होगा, ना ही कोई नया एटम बनता है ना ही कोई डिस्ट्रॉय होगा, सिर्फ क्या करता है अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। अच्छा, एटम्स को कभी भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते केमिकल प्रोसेस में, ये आपको पता चल गया। अच्छा, किस किस लॉ को प्रूव करता है सर, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रूव करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ये प्रूव करता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को, ये प्रूव करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, ये भी मैं साथ में लिख लेता हूँ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, इसको भी प्रूव कर लेता है, ठीक है। और लिमिटेशन ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद वाली जितनी बातें आपकी हैं वो सब लिमिटेशन में है, कि सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में नहीं पता था, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं पता था, या जो भी मॉडर्न चीज़ें आ रही हैं आपकी बोहर एटॉमिक मॉडल में जो हमने पढ़े, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डुअल नेचर, ये जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसके बारे में कुछ इसको नहीं पता था। बस ये बेसिक बातें कि जितना भी मैटर आपका बना हुआ है वो सबका सब इंडिविजुअल एटम्स का बना हुआ है। उसके बाद एटम सेम एटम के जो सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे उनका मास भी सेम होगा और प्रॉपर्टीज़ भी सेम। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनका मास भी डिफरेंट होगा, प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। एटम हमेशा कंबाइन करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशो में और कंपाउंड बनाएंगे। इसका मतलब ये कि जो आपका डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है वो प्रूव करता है या फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी, ठीक है। और एटम केमिकल रिएक्शन में सिर्फ रीअरेंज करता है, कोई नया बनता नहीं है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, ओके। उसके बाद ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चल, केमिकल कॉम्बिनेशन की जो लॉज होंगे उसमें पहला लॉ आप कौन सा पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सबको पता होता है कि मास को ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही आप क्रिएट कर सकते हो केमिकल रिएक्शन में। और केमिकल रिएक्शन में टोटल मास रिएक्टेंट का किसके बराबर हो जाता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि अगर इसका मास 40 ग्राम मैंने दे रखा है, इसका 25 ग्राम बन रहा है और ये 15 ग्राम बन रहा है, तो मैं देखूंगा इसका भी टोटल कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। तो जितना रिएक्टेंट का मास उतना ही प्रोडक्ट का मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ पे फॉलो नहीं होता, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में। जब कभी भी न्यूक्लियस के रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियस टूटता है, तो कहीं ना कहीं मास और एनर्जी में कन्वर्जन देखने को मिल जाता है। ये जो एनर्जी है वो मास में कन्वर्ट हो सकता है, जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मास डिफेक्ट आ जाता है। मास रिएक्टेंट्स का या लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के बराबर नहीं बचता। उस टाइम पे आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बोलता है कि जब कभी भी कोई कंपाउंड किन्हीं भी एलिमेंट से बनेगा, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनका बाई मास रेशो हमेशा फिक्स होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट्स इन अ फिक्स रेशो बाई मास इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स। वो कहाँ से बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी कंपाउंड होगा उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स का बाई मास रेशो फिक्स होगा। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा फॉर्मेशन ऑफ CO2। सपोज कर लीजिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को बना लिया कार्बन को जला के, या कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके, या मीथेन को जला के, या कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करवा के। 2-3 तरीकों से आपको याद रखना है। अच्छा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है सर, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का बाई मास जो रेशो होगा वो 3:8 आएगा हमेशा, चाहे ये कहीं से भी बने। कार्बन डाइऑक्साइड को कोई भी सोर्स से बनाया जाए, कार्बन ऑक्सीजन का रेशो हमेशा कितना आएगा? 3:8 देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे कि मान लीजिए आपके पास पानी का कोई सोर्स है, रेन वाटर है, टैप वाटर है, या कोई आपने और सोर्स ले, गंगा जल ले रखा है, कोई पवित्र पानी ले रखा है, मिनरल वाटर ले रखा है, रिवर वाटर ले रखा है, ठीक है ना, किसी भी तरह का सोर्स ले रखा है, तो आप देखेंगे हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा बाई मास वो आ जाएगा 2:16। रेशो सिंप्लीफाई करने पे 1:8। तो जो रेशो होगा ये हमेशा फिक्स होगा, ये आपका कहीं से भी बने, वाटर कहीं से भी हो, ये हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये डेफिनेट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कि जब भी आपका कंपाउंड बनेगा उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका रेशो बाय मास फिक्स होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स। अच्छा, ये 2 जगहों पे फॉलो नहीं होता है। कहाँ कहाँ पे ये फॉलो नहीं होता है? तो इसका लिमिटेशन पहला तो आएगा इन केस ऑफ आइसोटोप्स के। आइसोटोप्स के केसेस में सेम ही कंपाउंड आपका होगा, लेकिन उस सेम कंपाउंड के डिफरेंट रेशो होंगे। सेम कंपाउंड डिफरेंट रेशो फॉलो नहीं होता। दूसरा आइसोमर्स के केसेस में, आइसोमर्स के केसेस में 2 डिफरेंट कंपाउंड बट सेम रेशो, वहाँ पे भी ये फॉलो नहीं होता। ये बात आई एम श्योर आपको पहले पता है। अच्छा, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जब कभी भी 2 एलिमेंट कंबाइन करें, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाए, तो उनके अंदर वो वाला एलिमेंट जिसका मास फिक्स नहीं होता है उसका रेशो आपस में सिंप्लीफाई हो जाता है। बताओ, कार्बन कार्बन फिक्स है, ऑक्सीजन फिक्स नहीं है, तो इनका जो रेशो आपस में होगा वो सिंप्लीफाइड होगा। तो यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास 16 और 2 हैं तो 32। सो मैं डिवाइड कर दूंगा, 1:2 रेशो आ जाएगा। सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलेगा? व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 or more compounds, then the element which combine with the fixed mass of another element, it bears a simple whole number ratio। जिसका मास फिक्स नहीं है उसका आपस में रेशो क्या हो जाएगा? सिंपल, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, बहुत सारे कंपाउंड मैंने बना दिए, अब इसमें किसका मास फिक्स नहीं चल रहा है? ऑक्सीजन का मास फिक्स नहीं है, तो मैं रेशो निकालूंगा। रेशो निकालने के बाद कुछ इस तरीके से आपको रेशो देखने को मिल जाता है। अच्छा, इसी पे एक और तरीके से सवाल बना लेता है। मान लीजिए आपको ऐसा बोल देगा सवाल की फॉर्म में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली ना पूछ के ऐसा बोल देगा कि इफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू फॉर्म CO एंड CO2, ऐसा बोल देगा। फिर नीचे पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? इन अ रेशो ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन का रेशो आ जाएगा? 1:2। फिर बोलेगा इलुस्ट्रेट द लॉ फॉलोड। बिल्कुल इस तरीके से भी सवाल आपका बन जाता है। फिर बोलेगा बताइए कौन सा लॉ इसमें फॉलो हुआ। हाँ, तो हमें समझ में आ रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चल रहा है। 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, 2 कंपाउंड 2 से ज़्यादा बन रहे हैं और उनका रेशो पूछ रखा है, रेशो दे रखा है, तो कौन सा लॉ आपका फॉलो हो जाएगा? इस पैटर्न से भी सवाल बनते हैं, ठीक है ना, इस पैटर्न के भी सवाल आपके बन जाते हैं, ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस तरीके से सवाल नहीं बनता है, जस्ट मैंने एक सवाल लिखा हुआ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बताओ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? इस बार भी था PYQ में, मैंने टेस्ट में भी बहुत बार पूछा हुआ है कि अगर कभी भी 2 एलिमेंट कंबाइन करें किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ, तो इनका जो आपस में रेशो होगा, ये जो कंबाइन करने वाले हैं कार्बन और सल्फर, सेपरेटली इनका कंबाइन करने पे जो रेशो आएगा और डायरेक्टली कंबाइन करने पे जो रेशो आएगा, या तो वो सेम होगा या तो वो सिंपल मल्टीपल्स में होगा। तो लिख रखा है, ये स्टेट करता है कि जब भी 2 एलिमेंट कंबाइन करें किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ, तो जो रेशो होगा इन दोनों का वो या तो सिंपल मल्टीपल्स में होगा या तो सेम होगा जब ये डायरेक्टली कंबाइन करें। ये बात आपको पता है, ठीक है। सो मान लीजिए एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने, बथेरे एग्जांपल और भी हैं, अब लिख सकते हैं। तो अब ये कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे? कार्बन और सल्फर का रेशो निकाल देंगे। तो मैंने निकाल रखा है कार्बन और सल्फर का रेशो जब ये सेपरेटली कंबाइन करें, तो रेशो कितना आ जाएगा? इनका रेशो हो जाएगा 12:32। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 3:8। यही रेशो अगर मैं डायरेक्टली कंबाइन करने पे निकालूं, तो डायरेक्टली कंबाइन करने पे रेशो कितना आ जाएगा इनका? तो डायरेक्टली कंबाइन करने पे आ जाएगा, क्योंकि कार्बन 1 था, सल्फर 2 थे, तो 12:64 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर दूंगा, ये आ जाएगा अपना 3:16 रेशो बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपका डायरेक्टली कंबाइन करने पर रेशो देखने को मिल जाएगा। अब ये रेशो तो सिंपल हुआ नहीं ना, ये इसके बराबर हुआ,
फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों रेशियोज़ को और सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो मैं दोनों रेशियोज़ को एक सिंपल रेशियो निकाल दूंगा, दैट इज़ 3/8 या इज विल बी द रेशो ऑफ 3:16, सो 3/8 इज टू 3/16। अब रेशो को कट करके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अगले वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 8, 2 16, सो दिस विल बी इक्वल टू 2:1, रेशो आ जाएगा 2:1। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल मैंने दे रखा है यहाँ पे। अब इसमें और किस तरीके से सवाल बनता है, PYQ में किस तरीके से सवाल बना ये भी आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली नहीं बना, इनडायरेक्टली भी सवाल पूछ लेगा। ऐसा बोल देगा कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन combines with oxygen to form NO2 and H2O and directly combine to form NH3 फिर बोलेगा बताओ इसमें कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है। तो 3 एलिमेंट दिखे इसका मतलब रेसिप्रोकल, 2 दिखे तो मल्टीपल, 3 दिखे तो रेसिप्रोकल। ठीक है, फिर बोलेगा विच लॉ इज फॉलोड, इलुस्ट्रेट द लॉ। कहता इस लॉ को इलुस्ट्रेट कर लो, तो बिल्कुल मल्टीपल प्रोपोर्शन आपको, ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लिखना है, उसी की कहानी आपको लिख देनी है। ठीक है, सेम लिखा हुआ है दिखेगा। अच्छा ये लिखा हुआ है मैंने, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, सेम सवाल है तो ठीक है ना, ये लिखा हुआ है इसी फॉर्म में, बस यही आपको इलुस्ट्रेट करना और रेशो निकाल देना है। ठीक है, ये आपने बहुत बार टेस्ट में लिखा भी है। अच्छा उसके बाद गेलुसिक्स लॉ। सो गेलुसिक्स लॉ क्या बोलता है कि जब कभी भी रिएक्शन में गैसेस कंबाइन करें या गैसेस बने तो ये हमेशा इनका जो रेशो बाई वॉल्यूम होगा वो सिंपल होगा। ठीक है, मान लीजिए जब कभी भी गैसेस कंबाइन करें, लिखा हुआ है जब कभी भी गैसेस रिएक्ट करें या बने केमिकल रिएक्शन में तो इनका जो रेशो होगा बाई वॉल्यूम वो हमेशा क्या होगा, सिंपल होगा। लेकिन आपको टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन सेम रखने हैं। मान लो मैंने एग्जांपल लिख लिया, आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में 2 मोल हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 मोल का मतलब 44.8, इसका 1 मोल है मतलब 22.4, इसका 2 मोल है मतलब 44.8। इनका जब मैं रेशो निकालूंगा तो रेशो आ जाएगा 2:1:2। बाई मोल भी वही आएगा, बाई वॉल्यूम भी वही आएगा। तो जो बाई वॉल्यूम रेशो होगा, ये बाई वॉल्यूम रेशो होगा सिंपल इनका। इसको पढ़ते हैं गेलुसिक्स लॉ। अच्छा एक छोटा सा टर्म और लिखा मैंने, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ बोलता है कि अगर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर रखा जाए तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज में इक्वल मोल पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए आपने 3 गैसेस डिफरेंट ले रखे हैं, उनके वॉल्यूम बराबर कर दिए तो उनके मोल भी एक जैसे ही होंगे जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को बराबर रखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, अच्छा एक सवाल एनसीईआरटी का मैंने उठा रखा है यहाँ से, ये भी देख लीजिए आप। एनसीईआरटी का एक सवाल है, ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया, बार बार ये सवाल आ रहा है, रेशो बाई वॉल्यूम, ये तो चलो हमने निकाल दिया। अच्छा यहाँ पे सवाल है, कहता हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 5 वॉल्यूम ऑफ O2। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। कहता 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन का कंबाइन कर रहा 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ, तो बताओ कितने वॉल्यूम वाटर बनेगा। अच्छा अगर इसका 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ कंबाइन कर रहा हो तो ये भी 2 बन रहा है, तो आपका सिंपली इसका 10 कर देना, डबल कर दिया, इसका भी 5 कर देना, मतलब कुल मिला के सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसका 10 आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, तो ऑब्वियस इसका भी 10 आ जाएगा। तो कितने वॉल्यूम वाटर बनेगा, 10 वॉल्यूम वाटर। और मान लो इस तरीके से ना पूछ के सवाल इस तरीके से पूछ लिया, फिर बोलेगा बताओ कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, तो समझ में आना चाहिए कि चल रहा है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम चल रहा है अपना, ये कुल मिला के लुसेक्स लॉ चल रहा है। ठीक है, अच्छा कुछ छोटी छोटी टर्म्स मैंने और लिख रखे हैं जो बच्चे को पहले ही पता होती हैं कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, या फ़ारेनहाइट को कैसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, क्या इनके बीच में रिलेशन होगा, ये बात ऑलरेडी बच्चे को पता होगी। और ये भी देख लीजिएगा प्रीफिक्सेस और मल्टीपल्स, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, मिली का मतलब 10 की पावर -3, किलो इज 10⁻3, मेगा इज 10⁻6, गीगा इज 10⁻9, नैनो इज 10⁻10, एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10, पिको इज 10 की पावर -12 और फेम्टो इज 10 की पावर -15। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा जी, ये सबसे हल्का टॉपिक इसमें, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। सो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब एक गिवन कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट बाई मास कितना पाया जाए, उसको हम परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ते हैं। सो परसेंटेज कंपोजिशन विल बी इक्वल टू एटॉमिसिटी, यहाँ पे एटॉमिसिटी ना लिखना चाहें तो सिंपली टोटल मास लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ एलिमेंट जिसका आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, ये बन जाएगा आपका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायरेक्टली सवाल बन जाता है इस पर। मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूँ क्वेश्चन की फॉर्म में कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन या मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट
इन Na2SO4, NCERT का ये, ठीक है ना। Na2SO4 में हर एलिमेंट का आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। ओके, कैसे कर लेंगे जी हम? बिल्कुल सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने को टोटल मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले टोटल मास निकाल देता हूँ। सो टोटल मास कितना आ जाएगा? टोटल मास विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस। सोडियम का 23 होगा, 2 बार दिया है तो मैं लिखूंगा 2 × 23। सल्फर का 32 हो जाता है, और ऑक्सीजन 4 × ऑक्सीजन का 16। ये सब सम कर लेंगे हम, ठीक है। कितना आ जाएगा? सो दिस विल बी इक्वल टू 142 ग्राम, ये आ जाएगा टोटल मास, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट का निकाल लेते हैं 1 बाय 1। तो बताइए, पहले मैं लिख लेता हूँ कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम। सो कितना आ जाएगा? कुछ नहीं करना, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, जिसका मास, सोडियम का मास, ये सोडियम का मास आएगा 46 डिवाइडेड बाई टोटल। सल्फर का निकालना है तो इसका मास डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। इसका निकालना है तो इसका टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। सो सोडियम का कितना आ जाएगा? 46, क्योंकि सोडियम का मास कितना चल रहा था? 46 चल रहा था। वो कैसे? 1 का 23, 2 का 46 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना? 142 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये निकल जाएगा, लिख लेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक है। नंबर सेकंड, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर। सल्फर का कितना हो जाएगा? सल्फर का मास एक ही बार प्रेजेंट था, डिवाइडेड बाई टोटल मास मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे, ठीक है। इसका जितना आ जाएगा वो लिख लेंगे हम। नंबर थर्ड, आपको निकालना है ऑक्सीजन का। सो ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू इसका मास, दैट इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई टोटल मास 142 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको कर लेंगे, जो आएगा पुट कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो इन सबको सॉल्व कर लेंगे हम। पहले वाले का आपको देखने को मिल जाएगा 32.3%, दूसरे वाले को कर लीजिए, और तीसरे वाले का निकालने के लिए आप इजीली 100 में से मल्टीप्लाई कर 100 में से माइनस कर सकते हैं, जो ऊपर वाले 2 आएंगे। इसको भी करेंगे तो 22.5 के आसपास आ जाएगा इसका परसेंटेज। और तीसरे वाले के लिए आप या तो इसको सॉल्व कर लो, या तो 100 में से इन दोनों को माइनस कर दो, तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये बच जाएगा आपके पास 45% ऑलमोस्ट आपका ये बच जाएगा, ठीक है। ये हो जाएंगे इनके परसेंटेज कंपोजिशन। बहुत आसान सा सवाल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बहुत इजी सा सवाल आपको देखने को मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, इसको निकालने से पहले कुछ और पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपको पहले भी पता होंगे। मास के बारे में अगर मैं आपको 2 बातें मास के बारे में लिख दूँ, एक तो व्हाट इज़ एटॉमिक मास, बच्चे को पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास क्या होगा। Atomic mass may be defined as a number which represents how much heavier the mass of an atom is as compared to 1 AMU। फिर हम 1 AMU का भी डिफाइन कर देंगे। So atomic mass, it is defined as a number, it is defined as a number which represents how much heavier the mass of an atom is as compared to 1 AMU, या इसी को हम लिख देते हैं as compared to 1/12 part of mass of an atom of carbon 12, of mass of an atom of carbon 12, of an atom of carbon 12। कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा, उसको 1 AMU कहा जाता है। उससे कितना ज़्यादा मास किसी भी एलिमेंट का होगा, किसी भी एटम का होगा, उसको एटॉमिक मास कहा जाता है, ठीक है। और इस एटॉमिक मास को मेजर करने का जो यूनिट होता है वो AMU होता है। उसको हम एटॉमिक मास यूनिट पढ़ते हैं, या इसी को हम U पढ़ते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, और AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन किया जाता है? सर, एटॉमिक मास यूनिट का मतलब ऐसा यूनिट ऑफ मास को, एलिमेंट्स के मासेस को निकालने का जो कंपेयर करने का तरीका है वो AMU है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि इट इज़ 1/12 पार्ट, इट इज़ 1/12 पार्ट ऑफ मास का 12वां हिस्सा ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड लिया जाता है। पिछली बार भी 1 नंबर में सवाल आया था, ये बच्चे को पता होता है, ठीक है। कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होगा उसका 12वां हिस्सा। अच्छा, वो किसके बराबर आ जाता है? तो मैं लिख लूंगा 1/12
मल्टीप्लाई बाई इसके एटम का मास, और वो कितना मास था वो हमने पीछे भी लिखा 1.99 इंटू 10⁻⁻23। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इट कम्स आउट टू बी 1.66 या 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और यही जो आपके पास वैल्यू आया, दिस इज नोन एज 1 डेल्टन, 1 डेल्टन, और दिस इज नोन एज मास ऑफ प्रोटॉन। इसी को हम मास ऑफ प्रोटॉन भी पढ़ लेते हैं, इसी को हम मास ऑफ न्यूट्रॉन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। और यही बराबर होता है 1 एवोगैड्रो नंबर के। अगर मैं Na को 1 से डिवाइड, एवोगैड्रो नंबर को 1 से डिवाइड कर दूं, यही वैल्यू आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। 1/Na के बराबर भी यही आपका देखने को मिल जाएगा। इसको हम पढ़ लेंगे एटॉमिक मास यूनिट। ये भी पहले एग्जाम में आया आपके, एटॉमिक मास यूनिट पूछ लेगा। या मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, वो हमने ऊपर ही देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम एवरेज पे आ जाते हैं। अब सर वो वाले एलिमेंट्स जो जिनके आइसोटोप्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके लिए एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। और एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, सिल्वी को मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इसका परसेंटेज एबंडेंस जो दिया होगा नेचर में, ठीक है, प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इसका परसेंटेज अबंडेंस जो दिया गया होगा, ठीक है। मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इसका परसेंटेज अबंडेंस। या अगर 3 दिए होंगे फिर से लिखूंगा प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज अबंडेंस, ठीक है ना। अगर 3 दिए होंगे तो फिर ऐसा कर लूँगा मैं, और इसको डिवाइड किससे कर दूंगा मैं? डिवाइडेड बाई 100 से डिवाइड कर दूंगा, मिल जाएगा, ठीक है। एक इजी सा सवाल इस पर दे देता हूँ मैं, ये लास्ट है। अब देखिए ऐसा सवाल मैं लिख लेता हूँ। मान लो मैं बोल दूंगा आपको कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। किसका? क्लोरीन का, ठीक है। फॉलोइंग डाटा, ये कुछ डेटा लिख के दे रहा हूँ, इससे आपको क्लोरीन का मास निकालना है। देखिए जी डेटा क्या होगा, वही जो चीज़ें आपको लगनी है वही। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आइसोटोप्स, कौन कौन से आइसोटोप्स अपने पास होंगे वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मान लो मैंने दे दिया आपको कि एक आइसोटोप है क्लोरीन 35 और दूसरा है क्लोरीन 37। यहाँ पे इनके मैं परसेंटेज अबंडेंस दे देता हूँ। इसका 75% अबंडेंस दे देता हूँ मैं, और इसका दे देता हूँ मैं 25 अबंडेंस, ठीक है। और यहाँ पे इनके मासेस, पहले का मास 35 और दूसरे का मास 37। एवरेज निकालना है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ पुट करना है, इतना आसान तो है, ठीक है। आया नहीं, पिछले 3-4-5 सालों से इस पर सवाल नहीं आया है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर? सो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक विल बी इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अबंडेंस। बताओ पहले आइसोटोप का मास कितना आ गया अपने पास? पहले आइसोटोप का मास आया 35, तो मैं लिख दूंगा 35। इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना आ गया? 75, प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप 37 मल्टीप्लाई बाय इसका परसेंटेज अबंडेंस 25, और इस सब को किससे डिवाइड कर दूंगा मैं? 100 से, ठीक है। तो इन सबको सॉल्व करने पे आंसर बन जाएगा अपना 35.5 U। सबको प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सॉरी प्लस करने पे, मल्टीप्लाई करने पे और डिवाइड बाय 100 करने पे आंसर बन जाएगा 35.5 U। ये आ जाएगा रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये पहले यूनिट के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे सवाल बने हैं, जिनसे सवाल बनेंगे, सबके सब आपके सिलेबस के पोर्शन में है। ये वाले आपके मोर देन एनफ है आपके एग्जाम के लिए। कौन से मोटे मोटे टॉपिक है? मोल पे मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल से एटम निकालना, मोल से मॉलिक्यूल निकालना। अगर वो फॉर्मूले पता है तो सवाल हो जाएगा उस पर। नंबर सेकंड इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सवाल आ जाएगा उस पर, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाए, जब आपके ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाए इंपेरिकल फार्मूला से, जब एन का वैल्यू ना दिया हो तो एन कैसे निकाला जाए, और मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन होगा, ये बातें भी हमने देख ली। उसके बाद इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले को परसेंटेज कंपोजिशन से कैसे निकाला जाए, उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा वो भी हमने देख लिया, कैसे निकालते हैं वो भी हमने बात देख ली, ठीक है। उसके बाद
आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ध्यान में रखने सबके सब, और डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। उसके बाद आपको ध्यान में रखनी है स्टाइशियोमेट्री से बने जाने वाले सवाल, और उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट पे बने जाने वाले सवाल किस तरीके से बनते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। और लास्ट पे एक छोटा सा टॉपिक मैंने और बता दिया आपको कि एएमयू का थोड़ा आइडिया होना चाहिए बच्चे को। एएमयू क्या होगा, एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होगा, या मोलर वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये तो बच्चे को पहले से ही पता है। जैसे मान लीजिए मोलर मास क्या होगा, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस, ठीक है ना। ये मोलर वॉल्यूम क्या होगा, मोलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ठीक है। अब मोलर मास कैसे निकालते हैं, सम करना वो तो सबसे इजी होता है, आपने ऊपर ही देख लिया, ठीक है। या एवोगैड्रो नंबर, एएमयू, ये सारी की सारी बातें आपने देख ली, ठीक है। सो मोलर मास क्या होगा, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस। 1 मोल सबस्टांस का जो मास होगा उसको हम क्या पढ़ लेंगे, मोलर मास, ठीक है। अच्छा, मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मोल ऑफ सबस्टांस या 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा उसको हम पढ़ लें, और 1 एएमयू मैंने ऊपर ही डिफाइन कर लिया, वो सेम सेम बातें हैं, ठीक है। सो ये पहला चैप्टर है आपका, ये 1 शॉट में हमने कंप्लीट कर लिया सवालों के साथ सारे के सारे टॉपिक्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।